हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 19। गौरी और मुन्ना इस वक्त दोनों एक ही फीलिंग से गुजर रहे थे। गौरी को अभी भी मुन्ना पर भरोसा था और वह बस लगातार सब ठीक होने की दुआ कर रही थी। वहीं मुन्ना कोशिश कर रहा था कि वह गौरी को अब और हर्ट ना करे। काशी और शक्ति के बारे में शिवम को पता चल चुका था, लेकिन वो लड़का शक्ति है ये बात शिवम नहीं जानता था। मुंबई में बैठी निशी को वंश का ख्याल आ रहा था, लेकिन अभी वह कंफ्यूज थी और इससे भी ज्यादा ये कि वह वंश के नाम से इतना चिढ़ती क्यों थी। वंश को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। न उसे निशी याद थी, न मुन्ना के दर्द का पता था और न ही काशी के बारे में। वह मस्त अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख रहा था। फिल्म में अचानक एक सीन आया जिसमें हीरोइन बाथरूम से आती है और अचानक अपने कमरे से एक अजनबी से टकरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। ये सीन देखते ही वंश को एकदम से निशी की याद आ गई। वह भी ऐसे ही निशी के कमरे में अचानक चला गया था और निशी भी उसे देखकर ऐसे ही चिल्लाई थी। वंश ने उस बात से ध्यान हटाकर फिल्म देखना जारी रखा, लेकिन अगले ही पल वंश की आंखों के सामने फिर निशी का चेहरा आने लगा। ट्रैफिक में उसका निशी से झगड़ना, घर पर निशी का उससे चिल्लाना, रिमोट के लिए दोनों का झगड़ना, क्लब में निशी से मिलना और फिर निशी का उससे रिक्वेस्ट करना। ए वंश, चिप्स देना इधर। वंश के दोस्त ने उसका कंधा हिलाकर कहा तो वंश की तंद्रा टूटी। निशी के ख्यालों से वह वंश को बेचैनी होने लगी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह किसी से मिलता और कुछ वक्त बाद उसे भूल जाता, लेकिन निशी के साथ बिताया छोटे से छोटा पल भी उसे याद था और यही बात उसे परेशान कर रही थी। वंश ने चिप्स का पैकेट अपने दोस्त को दिया और कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। ए वंश, क्या हुआ? तुझे फिल्म नहीं देखनी क्या? अबे सुन। दोस्त बोलता ही रह गया और वंश बाहर निकल गया। चलते चलते उसने अपने हाथ को अपने सर पर मारा और फिर पीटने लगा और खुद में ही बड़बड़ाया, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? ये काफी अजीब लग रहा है। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहते हुए वंश काउंटर की तरफ आया और कहा, एक सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज। ये लीजिए सर, लड़के ने कहा। वंश वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठकर पीने लगा। कोल्ड ड्रिंक अंदर गई तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। अभी उसने आधा ग्लास खत्म किया था कि सामने बैठे कुछ लोगों में वंश को फिर निशी दिखाई देने लगी। उसने अपनी आंखें मिचमिचाई और लड़के से पूछा, इसमें कुछ मिलाया है क्या? आपने सॉफ्ट ड्रिंक बोला था सर। बस सॉफ्ट ड्रिंक है। ओके, थैंक यू, कहकर वंश वापस पलट गया। सामने बैठे लोग उसे अब नॉर्मल दिखाई दे रहे थे और वहां कोई निशी नहीं थी। वंश ने कोल्ड ड्रिंक खत्म किया और ग्लास रखते हुए कहा, आई थिंक मुझे अब घर जाना चाहिए। वंश ने पैसे चुकाए और बिना अपने दोस्तों से मिले वहां से निकल गया। वंश देर रात घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे नहीं पता था कि घर में कुछ हुआ है। अगली सुबह शिवम, बाबा, आई सब नाश्ते के लिए डाइनिंग के पास बैठे थे। सारिका ने सबके लिए नाश्ता परोस दिया। सब चुपचाप खाने लगे। बढ़ती उम्र के साथ शिवम का रवैया भी थोड़ा सख्त होने लगा था, इसलिए कोई भी शिवम से कुछ पूछने से घबराता था। सारिका ने वंश के कमरे की तरफ देखा। वो अभी तक सो रहा था। सारिका को ऊपर देखते पाकर शिवम ने कहा, जैसे हमने काशी को छूट दी है वैसे आप अपने बेटे को छूट दे रही हैं। क्या ये सोने का वक्त है? हम उसे उठा देते हैं, सारिका ने कहा और जैसे ही जाने लगी शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, सरू, हमारे बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। माँ बाप होने के नाते हम कब तक उनकी गलतियों पर पर्दा डालेंगे? वंश जब उठ जाए तो उससे कहना हमसे आकर फैक्ट्री में मिले। नाश्ते के बाद हम सीधा वहीं जाएंगे। सारिका, आई और बाबा समझ गए कि आज वंश की खैर नहीं है। बाबा ने शिवम की तरफ देखा और कहा, शिवा, हम कह रहे थे कि कुछ दिन के लिए तुम और बहू कहीं घूम आओ। काम की वजह से तुम काफी थक चुके हो, थोड़ा आराम मिलेगा। बाबा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सरू, आपको जरूरत है? कहते हुए शिवम ने सारिका की ओर देखा।
तो सारिका शिवम का मूड समझ गई और नामिंग गर्दन हिला दी। सारिका ने आई की तरफ देखा तो आई ने कहा, शिवा, काशी बिटिया से गलती हो गई, माफ कर दे बेटा। और फिर वो किसी को पसंद करती भी है तो इमा परेशानी का है। तुमरी और रदिया की शादी भी तो अपनी पसंद से हुई है। अब वो जमाना नहीं रहा है। किसी को पसंद करने और उसके लिए अपने ही परिवार से झूठ बोलने में फर्क होता है आई। हमने कभी आपसे और बाबा से अपने प्रेम के लिए झूठ नहीं कहा था। प्रेम का मतलब होता है वो हम जानते हैं, जो आजकल के बच्चे कहां समझ पाएंगे। इनके हिसाब से तो किसी को देखा, पसंद किया, कुछ दिन साथ रहे और हो गवा प्रेम। किसी भी प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। वो सब कहाँ है आजकल के प्रेम में। हमारे लिए सारिका ने जो त्याग किया वो हमारे बच्चे ना कर पाएंगे, शिवम ने कहा। और ये कहते हुए उसे अपने बीते दिन याद आ गए, जब सारिका के लिए उसने कितना बुरा वक्त देखा था। सारिका ने देखा तो उसने शिवम के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। शिवम सारिका के हाथ को छूता है और कहता है, काशी किसी से प्रेम कर सकती है आई, पर कभी अपनी मां जैसी नहीं बन सकती। आई ने सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि काशी की वजह से शिवम को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद काशी आई और शिवम के बगल में खड़े होकर कहने लगी, पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए। हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे पापा। हम डर गए थे, इसलिए हमने आपसे झूठ कहा। लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कल हमने जो कुछ भी कहा उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए। सरू, हम फैक्ट्री जा रहे हैं। वंश उठ जाए तो उसे कहिएगा हमसे आकर मिले। कहते हुए शिवम ने नाश्ता अधूरा ही छोड़ दिया और वहां से चला गया। शिवम को जाते देखकर काशी उसके पीछे आई और कहने लगी, पापा, पापा हमारी बात सुनिए। हम माफी मांगते हैं पापा। पापा हम सच में शर्मिंदा हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने आपसे झूठ कहा। हमें माफ कर दीजिए पापा। पापा, पापा ऐसे मत जाइए पापा, हमारी बात सुनिए। काशी बोलते ही रह गई और शिवम वहां से चला गया। काशी का चेहरा उदासी से घिर गया। शक्ति को इस बात का आभास तक नहीं था कि शिवम को उसके और काशी के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। वह इतने दिनों से किशोर के घर पर था और हमेशा हमेशा के लिए बनारस से जाने की तैयारी कर रहा था। शक्ति ने अपना सामान पैक किया। उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर खड़े किशोर पर चली गई तो उसने कहा, अंदर आ जाओ। सर, आप ऐसे ही जा रहे हैं? क्या आपका काम पूरा हो गया? किशोर ने शांत भाव से पूछा। किशोर, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो लगभग पूरा हो चुका है। बस एक आखिरी इंसान को ढूंढना बाकी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। वैसे हम उसे ना भी ढूंढे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं। वैसे भी अब ये दिखावे की जिंदगी हम और नहीं जीना चाहते, इसलिए काशी को सच बताकर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। शक्ति ने कहा, सर, हमें जानकर खुशी हुई कि आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। हम जानते हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप हमारे आइडियल हैं सर, हमें आप पर गर्व है। किशोर ने कहा, किशोर, तुमने हमारी बहुत मदद की। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं सर? हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमें खुशी है कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला। जब बनारस के लोगों को पता चलेगा आप कौन हैं तो वो सब आप पर गर्व करेंगे। किशोर ने कहा, नहीं किशोर, हम यहां से ऐसे जाना चाहते हैं जैसे हम यहां कभी आए ही नहीं। हम कौन है ये राजी रहे तो बेहतर है किशोर। शक्ति ने किशोर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो किशोर ने हामी भर दी। शक्ति ने अपना बैग साइड में रखा और कुछ जरूरी काम की वजह से बाहर निकल गया। शक्ति बनारस जिस काम से आया था वो पूरा हो चुका था। जिस आखिरी आदमी की आज वो बात कर रहा था उसके बारे में अभी उसे कुछ पता करना था, लेकिन उसे पता नहीं चला। शक्ति अपनी पुरानी जगह घाट के पास वाले खंडर में चला आया। परेशानी में उसने सिगरेट जैसे ही होठों के बीच रखी, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, तो तुम उस आखिरी इंसान को ढूंढ रहे हो जो चीफ के लिए काम करता है। शक्ति के हाथ वहीं रुक गए। वह सिगरेट को नहीं चला सका और होठों से निकलकर फेंकते हुए पीछे पलटा।
शक्ति ने देखा टूटी हुई दीवार पर सामने मुन्ना बैठा था और बहुत ही गंभीर भाव उसके चेहरे पर थे। मुन्ना को वहां देखकर शक्ति को इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी हैरानी उसे मुन्ना के मुंह से चीफ नाम सुनकर हुई। मुन्ना इंदौर में जिस प्राइवेट सीबीआई ब्रांच के लिए काम करता था उसी के सबसे बड़े अधिकारी का नाम चीफ था और उसी चीफ के आदमियों से शक्ति इंदौर में बचता फिर रहा था। मुन्ना और शक्ति एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। मुन्ना जो पिछले कुछ दिन से शक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था उसे वो हासिल हो चुकी थी और इसलिए वह शक्ति से मिलना चाहता था ताकि शक्ति की असलियत सबके सामने ला सके। मुन्ना को घूरते देखकर शक्ति ने कहा, तुम अभी सच नहीं जानते हो मुन्ना, तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। सच क्या है झूठ क्या ये तुम भी जानते हो शक्ति। बनारस में तुम्हारे आने का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। छोटे गुनाहों की आड़ में तुम अपना बड़ा गुनाह छुपाना चाहते हो, यही ना? मुन्ना ने कहा। तुम हमें गलत समझ रहे हो मुन्ना, हम तुम्हें समझाते हैं। शक्ति ने जैसे ही कहना चाहा मुन्ना ने उसे खींच कर एक घूंसा मारते हुए कहा, क्या समझाओगे तुम सबके साथ काशी को भी धोखा दे रहे हो। क्या वो जानती है तुम कौन हो? तुम्हारा बनारस में आने का मकसद क्या है? हम उसे बताने वाले थे मुन्ना, तुम एक बार हमारी बात तो सुनो। शक्ति ने कहना चाहा तो मुन्ना ने उसे घूसा और मारा। इस बार शक्ति के मुंह से खून निकलने लगा क्योंकि मुन्ना का वार बहुत तेज था। शक्ति को गुस्सा आया और उसने पलटकर मुन्ना को भी 2-3 घूंसे जड़ दिए। नहीं, ये सही किया, बेचारा कितनी देर मार खाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। शक्ति और मुन्ना दोनों ही एक दूसरे की बातें सुनने को तैयार नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दोनों ही दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। दोनों के मुंह से खून निकल रहा था और दोनों को ही दर्द हो रहा था। शक्ति के अपने होंठ पर लगी चोट को छूते हुए कहा, तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? क्या मतलब है तुम्हारा? दर्द की वजह से मुन्ना ने अपनी पीठ दीवार से लगाते हुए कहा, मतलब ये कि जब तुम इतने होशियार हो कि हमारे बारे में सब पता लगा लिया तो क्या तुम अपने चीफ के बारे में पता नहीं लगा सकते थे? तुम्हारे दिमाग में शायद कुछ लोचा है, तुम वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है। तुम बहुत सीधे इंसान हो मिश्रा और तुम्हारे उस चीफ ने तुम्हारी इस बात का फायदा उठाया है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तुम्हें लगता है इंदौर जाकर जो जानकारी तुमने उन्हें दी है उससे वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। उनका अगला टारगेट कौन है जानते हो? तुम्हारे पापा मुरारी कुमार मिश्रा। शक्ति ने कहा। और तुम ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मुन्ना ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम्हारे उस चीफ के हर प्लान की धज्जियां उड़ाने वाले हम हैं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मुन्ना, शुरू से शुरू करोगे तो जान जाओगे किसने किसको धोखा दिया है। ये राजनीति है, यहां जो दिखता है वो सच नहीं होता। अपने पापा को इस साजिश का शिकार होने से बचा लो। शक्ति ने मुन्ना की आंखों में देखते हुए कहा। शक्ति की आंखों में मुन्ना को सच्चाई साफ नजर आ रही थी। वह उठा और जाने लगा तो शक्ति ने भी उठते हुए कहा, बनारस आने का हमारा आखिरी मकसद यही था, तुम्हारे पापा को इस दलदल से बाहर निकालना। इसे अब तुम पूरा करोगे। क्या है कि कुछ एहसान उनके भी रहे हैं हम पर। मुन्ना धीमे कदमों से वहां से निकल गया। मुन्ना शक्ति का सच जानने आया था और यहां शक्ति ने उस पर ही बम फोड़ दिया। मुन्ना घर चला आया। उसने देखा घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मुरारी उनके छोटे बच्चे को गोद में उठाए उसे दुलार कर रहा था और काफी खुश था। मुन्ना को देखते ही मुरारी ने आवाज दी, ए मुन्ना, यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये हमारे मित्र हैं और ये है इनका नाती, देखो कितना प्यारा है। नमस्ते। मुन्ना ने सामने बैठे लोगों को नमस्ते किया और फिर मुरारी की ओर देखने लगा। मुरारी के चेहरे पर खुशी देखकर मुन्ना का मन उदास हो गया। आखिरी बार उसने चीफ को जो पेपर्स दिए थे उनमें कुछ जानकारी मुरारी के खिलाफ भी थी। मुन्ना ने अनजाने में अपने ही पिता को मुसीबत में डाल दिया। वह वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला आया। वह बैठकर एक बार फिर काम करने लगा। उसने सब घटनाओं को एक एक करके जोड़ना शुरू किया तो उसे समझ आया कि शक्ति सच कह रहा था। मुन्ना का सर घूमने लगा। अनजाने में उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। जिस चीफ पर उसने भरोसा किया उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। चीफ मुन्ना की कोई मदद नहीं कर रहा था,
उल्टा उसके जरिए बनारस में फैले पूरे कामों को बढ़ावा दे रहा था। सारा सच जाने के बाद मुन्ना ने लैपटॉप बंद किया और आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अब किसी फिल्म की तरह सब चल रहा था। मुन्ना हर तरह से उलझन में फंस चुका था। उसके सामने कई परेशानियां थी। इस गंदी राजनीति ने आज मुन्ना को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें एक तरफ उसके पिता की जिंदगी थी तो दूसरी तरफ उसके उसूल। जिस राजनीति से मुन्ना को नफरत थी, आज उसी ने उसे परेशानी में डाल दिया। काशी दिन भर अपने कमरे में उदास सी बैठी रही। वह सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन शिवम की नाराजगी नहीं। आज से पहले शिवम ने उसे कभी गुस्सा नहीं किया था। शिवम ने काशी की हर ख्वाहिश पूरी की। सारिका कभी कभी उसकी जिद पूरी नहीं करती भी थी, लेकिन शिवम वो काशी के मांगते ही हर चीज उसके सामने ला रखता था। और यही वजह थी कि काशी अपने पापा की बहुत करीब थी। शाम में शिवम घर आया, लेकिन उसने काशी से कोई बात नहीं की। देर रात काशी उसके कमरे के बाहर आई। शिवम बैठकर कोई फाइल देख रहा था। काशी को बाहर देखकर सारिका ने उसे अंदर आने को कहा और खुद बाहर चली गई, ताकि काशी अपने पापा से बात कर सके। पापा, हम जानते हैं हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे पापा, बस आप हमसे ऐसे नाराज मत रहिए। काशी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। शिवम उठा और फाइल को साइड में रख दिया। शिवम की खामोशी काशी को हर्ट कर रही थी। वह शिवम के पास आई और उसकी बाह थामते हुए कहा, हमसे बात कीजिए ना पापा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप जो कहेंगे हम करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, बस आप ऐसे चुप मत रहिए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। जो हम कहेंगे मानोगी? शिवम ने कहा तो काशी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उस लड़के या हम में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगी? शिवम ने काशी को दुविधा में डाल दिया। काशी ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने शिवम की बाह कसकर पकड़ ली और अपना सर उसके सीने से लगाते हुए कहा, हम आपको चुनेंगे पापा। ये कहते हुए काशी की आंखों में आंसू थे। अपने पिता के प्यार के सामने वह अपने प्यार की कुर्बानी देने जो जा रही थी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर।